बेसिकली एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इन्हीं दो का कॉम्बिनेशन होती है, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और लैटिस एंथैल्पी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। इसलिए यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पे, फॉर द सॉल्युबिलिटी टू इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि उन्होंने पहले देखा लैटिस एंथैल्पीज की वैल्यूज को डाउन द ग्रुप और फिर हाइड्रेशन एंथैल्पीज को। ये ऑब्जर्व करा गया कि लैटिस एंथैल्पीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रोक्साइड्स की इंक्रीज होती है, एंड उससे एसोसिएटेड ये फैक्ट है कि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज करी है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, ना कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा एज कम्पेयर टू लैटिस एंथैल्पी। ये सिर्फ आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है जो पीछे दी थी कि थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोक्साइड्स की इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये वहां पे लिखा गया था बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी जिसको बोल सकते हैं, एंड थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी, तीनों चीजें इंक्रीज करती हैं वहां पे लिखा गया था। लेकिन यहाँ उसने बोला कि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की। अब एक बात बताइए, लैटिस एंथैल्पी अगर कम होती जा रही है तो स्टेबिलिटी भी तो कम होती जाएगी। यानी उसको टेम्परेचर अगर आप अप्लाई करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी इसी को बोलते हैं कि टेम्परेचर जितने ज्यादा लैटिस स्ट्रोंग होगा उतनी ही ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा ही टेम्परेचर अप्लाई करने पर भी वो नहीं टूटेगा। अगर लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करिए तो थर्मल स्टेबिलिटी डेफिनेटली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करनी चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट एनसीईआरटी ने दिया गया है, एंड डेफिनेटली ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। एंड ये फैक्ट बिल्कुल सही है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करती है मेटल हाइड्रोक्साइड की। हमने पीछे भी देखा था कि एज कंपेयर टू क्लोराइड, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं वो हाइड्रोलिसिस होके हाइड्रोक्साइड्स में जाना पसंद करते हैं। मींस हाइड्रोक्साइड आयन एक छोटा एनायन है एज कंपेयर टू क्लोराइड, तो उसके साथ बेरिलियम और मैग्नीशियम जैसे कैटायन अटैच होना फिक्स करते हैं जो कि छोटे होते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता जाता है, कैटायन का साइज बड़ा हो गया, एनाइन छोटा रह गया हाइड्रोक्साइड्स के केस में, तो लैटिस स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, स्टेबल लैटिस नहीं बनेगा, उसकी लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो ये फैक्ट एकदम सही है जो यहाँ पे एग्जांपल में लिया गया है, एंड वो गलत है कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है। नो, इट डिक्रीजेज। लेकिन एनटीए जब पूछेगा तो इंक्रीज वाला ही सही होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई थ्योरी को चैलेंज नहीं कर सकते आप। तो हमने सोल्युबिलिटी देख लिया हाइड्रोक्साइड्स की कंसेप्चुअली कि डाउन द ग्रुप जाने पे ये इंक्रीज होती है, ऐसे सोल्युबिलिटी ऐसे स्टेबिलिटी वो भी इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 10.5 में कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इसका रीजन बहुत साफ है, एनायंस इसमें बहुत बड़े हैं कार्बोनेट्स और सल्फेट्स। तो जो सबसे बड़ा कैटायन भी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बैरियम 2+, उसका भी साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस एनायन। सो लैटिस एंथैल्पी विल बी डिटरमाइंड बाय द discharge size of this anion, only large anion, so it will remain almost constant down the group। तो साइज चाहे कितना ही बड़ा हो जाए सबसे बड़े कैटायन का भी, क्योंकि एनायन से ही इन्फ्लुएंस हो रही है, तो ये कांस्टेंट रहती है इस केस में लैटिस एंथैल्पी। एंड हम जानते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी तो साइज बढ़ने के साथ कैटायन की डिक्रीज होती ही है डाउन द ग्रुप। सो ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड सल्फेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी द सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये दोनों रीजन अब अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये भी वैसे ही होगा जैसे लिथियम का होता था, छोटे साइज और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से। बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज इट फॉर्म्स कंपाउंड्स विच आर लार्जली कोवलेंट। तो ये तो सीधे सीधे हमें समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करना, एग्जैक्टली देना, ट्रांसफर करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। शेयर करना प्रेफर करता है तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन दे गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड। ये लाइन आपको समझने के लिए इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाना होगा, जहां पे साल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट दिया हुआ है। वहां पे ऐसा लिखा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं
वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, उनका हाइड्रेशन हो जाता है, यानी आयंस में वो टूटते हैं और उनके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ही हाइड्रोलिसिस होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप मान सकते हैं कि जिनका आयोनिक नेचर कम है, तो आयोनिक नेचर जिसका कम है तो वो कोवलेंट नेचर होगा ना इसका, तो इसलिए वहां से रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स का ही हाइड्रोलिसिस होता है इजीली। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 एज इन इट्स वैलेंस शेल देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कौन से 4 ऑर्बिटल्स हुए इसके वैलेंस शेल में? इट वुड बी 2s एंड 2p, 2p के 3 ऑर्बिटल्स और 2s का एक। दीज वुड बी द ओनली 4 ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए ही नहीं एग्जिबिट कर सकता क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल्स हैं इसके वैलेंस शेल में। remaining members of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbital। so तीसरी शेल उसमें खुल जाती है। बेरिलियम बेसिकली सेकंड पीरियड का मेंबर होता है एंड इससे नीचे ऑफ कोर्स थर्ड पीरियड आता है, तो उसमें 3s 3p 3d भी आता है, यानी d ऑर्बिटल्स उसमें खुल जाते हैं, इसलिए उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा रिमेनिंग मेंबर्स का, और ज्यादा वो बॉन्ड्स बना पाएंगे, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा होगा। सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इस मामले में भी यूनिक हो गया बेरिलियम। द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, बाकी सबके बेसिक होते हैं, ये भी एक यूनिक फीचर है बेरिलियम का, अगेन ड्यू टू इट्स कोवलेंट नेचर विच इन टर्न वाज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब डायगोनल रिलेशनशिप की बात की जा रही है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच पे। यहां ध्यान दीजिए, चार्ज टू रेडियस रेशियो ही यहाँ पे सेम है एज कंपेयर टू Al3+ आयन, क्योंकि इन दोनों की रेडियस काफी डिफरेंट है। एल्यूमिनियम कहाँ पे आता है यार? पी ब्लॉक में जाके आता है और ये एस ब्लॉक में। बीच में कितने सारे एलिमेंट्स आ गए डी एंड एफ ब्लॉक के, तो इसलिए इनकी रेडियस, एक्चुअल रेडियस में काफी डिफरेंस होता है। सिर्फ चार्ज टू रेडियस रेशियो सेम है, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसलिए जो स्टार्टिंग में वो पॉइंट आया था कि डायगोनल रिलेशनशिप होती है एंड और, या तो रेडियस सेम हो या फिर चार्ज टू रेडियस रेशियो सेम हो, एंड और लगाया था। एंड इसलिए क्योंकि लिथियम में दोनों ही सेम होते हैं, और इस बेरिलियम के लिए लगाया गया था इसमें सिर्फ चार्ज और रेडियस रेशियो सेम होता है। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप ऐसा समझ सकते हैं, बेरिलियम के लिए जो आपने पढ़ी हैं यूनिक उसका नेचर था, एनोमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू अल्कलाइन मेथड, वही सारी यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको। ये डायगोनल रिलेशनशिप पे और कुछ ज्यादा नहीं होता, जो जो यूनिक प्रॉपर्टीज बेरिलियम की हैं वही दे देनी है डायरेक्टली एल्यूमिनियम को भी। नॉट रेडली अडैप्ट बाय एसिड्स ड्यू टू द ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ये यूनिक फीचर था बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों का था ये। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव बेरिलेट आयन जस्ट एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्यूमिनेट आयन। तो ये बेरिलेट तो हमने देख ही लिया, एल्यूमिनेट हम देखने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर में, जहां पे एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन होगा बॉक्साइट ओर से, वहां पे एग्जैक्ट ये आयन बनता है AlOH4- एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं। तो वहां से आपको प्रूफ मिल जाएगा कि एल्यूमिनियम आल्सो फॉर्म दिस आयन। द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl- ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। तो बेरिलियम के लिए हमने देख लिया था यहाँ पे डायमर फॉर्म होता है वेपर फेज में, एग्जैक्टली यही डायमर एल्यूमिनियम के लिए फॉर्म होता है। एंड इसका डायग्राम भी गिवन है फिगर नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक में, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये। बोथ द क्लोराइड्स आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड्स। तो ल्यूइस एसिड्स हैं इसलिए ही ये डायमर फॉर्म करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ल्यूइस एसिड्स वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं, दैट वी नो फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इसलिए सोल्युबल होते हैं क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड ये बनाते हैं। ये तो पी ब्लॉक में ही आता है अपना एल्यूमिनियम, तो ये तो कोवलेंट बनाएगा ही, लेकिन ये बेरिलियम भी बनाता है, दैट वी आल्सो नो, क्योंकि ये अनोमलस प्रॉपर्टी होती है इसकी स्मॉल साइज की वजह से। दे आल्सो यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट एज फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आने वाला है।
बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंडर आती है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एंड इलेक्ट्रॉन के लवर्स, इलेक्ट्रोफिलिक बेसिकली इलेक्ट्रॉन लवर होता है, तो होते ही हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो या डेफिनेटली दे कैन एक्ट एज FC catalyst. Last one that they form strong tendency to form complexes. ये फ्लोर टेट्राफ्लोरो बेरिजेट आयन तो हमने देख ही था। AlF6 3- ये भी होता है, ये अगेन मेटलर्जी चैप्टर में आने वाला है। इसको क्रायोलाइट बोलते हैं, Na3AlF6। इसका इस्तेमाल एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में होता है, तो वहां पे इसको देख लिया जाएगा, तो डेफिनेटली ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम भी फॉर्म करता है ऐसे कॉम्प्लेक्स। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स आने वाले हैं आपके सामने जिनमें लाइम वर्ड आएगा। सबसे पहले क्विक लाइम आता है, फिर आता है स्लेक्ड लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और फिर आएगा लिमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जैसे जैसे ये इसका फॉर्मूला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका नाम भी बढ़ता जाएगा। क्विक में 5 अल्फाबेट्स आ रहे हैं और स्लेक्ड में 6 होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है और हाइड्रोक्साइड होगा स्लेक्ड लाइम, ऐसे आप याद रखते हैं। और इनमें से जो लिमस्टोन है, इनमें इन सबसे बड़ा नाम है ही इसका, इन दोनों में लाइम आ रहा है, इसमें लिमस्टोन आ रहा है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट लिमस्टोन होगा, ये ऐसे आपको याद रखना है। तो ये जो क्विक लाइम है इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लिमस्टोन इन अ रोटरी किल। बेसिकली यहाँ पे एन साइलेंट होता है, ये एक भट्टी होती है, इसी को बोलते हैं हम किल। एंड भट्टी की रिक्वायरमेंट होगी ही क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर देखिए 1000 से 1200 केल्विन है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर आग की भट्टी में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा ये, इट इज क्विक लाइम। एंड रिएक्शन ये काफी आसान है, इसमें से CO2 ही आपको बाहर निकालना होता है, तो CaO बच जाएगा। The CO2 is removed as soon as it produced to enable the reaction to proceed to the completion. तो प्रोडक्ट को अगर रिमूव कर देंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टू इंक्रीज द प्रोडक्ट, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए तेज हो जाएगी, इसलिए बोल रहा है कि रिएक्शन को कंप्लीशन तक ले जाने के लिए CO2 प्रोड्यूस होते ही रिमूव किया जाना चाहिए यहाँ से। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ वाइड अमोर्फस सॉलिड। अब पीछे हमने देखा था जो कंपाउंड थे सोडियम के वो क्रिस्टलाइन थे सारे, यहाँ पे अमोर्फस कंपाउंड्स आपको मिलेंगे सारे ही जितने भी देखेंगे कैल्शियम के। उसका रीजन ये है कि 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि हम सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। जो हाईली ऑर्डर्ड सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, एंड अमोर्फस वो होते हैं जिनमें ये ऑर्डर या फिर यूनिफॉर्मिटी कम पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड लेस आयनिक होते हैं, तो ये लेस ऑर्डर्ड भी होंगे, तो अमोर्फस सॉलिड्स होंगे ये। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2870 केल्विन, ये बहुत हाई है। हमने देखा था NaCl के केस में अराउंड 1000 के आसपास आ रहा था, एंड उसके अलावा और कोई कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट वहां पे मेंशन भी नहीं था। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि कैल्शियम या फिर और दूसरे जो आयंस हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो छोटे होते हैं ना इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल, तो इनके लैटिसेस स्ट्रॉन्ग बनते हैं, या आप ऐसे आ सकते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिर्फ इतना याद रखिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑन एक्सपोजर टू एटमोस्फेयर इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड CO2, तो यही दोनों मेजरली प्रेजेंट होते हैं एटमोस्फेयर में। मॉइस्चर यानी वाटर को एब्जॉर्ब करके, ऑक्साइड अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और CO2 अगर ये करेगा तो इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, जो यहाँ था CaO + CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। यही दोनों रिएक्शन यहाँ पे दी गई हैं। हाइड्रोक्साइड बन रहा है पहले केस में, एंड सेकंड केस में कार्बोनेट। एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, ब्रेकिंग द लंप ऑफ लाइम इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, ऐसे राइमिंग करके इस लाइन को याद रखिए। क्विक लाइम स्लेक्ड विद सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि स्लेकिंग हमेशा क्विक लाइम की ही होती है, ना कि स्लेक्ड लाइम की, क्योंकि स्लेक्ड तो ऑलरेडी स्लेक्ड होता ही है।
तो अगर सोडा के साथ इसकी स्लेकिंग की जा रही है तो उसको सोडा लाइम बोलेंगे। क्वाइट ऑब्वियस थिंग। सॉलिड होता है ये क्योंकि हमारा क्विक लाइम भी ऑलरेडी सॉलिड ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, उससे टूटा एक सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड और फिर CO2 गैस रिलीज होगी, ये एग्जैक्ट प्रोसेस होती है। बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड इट कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है रिएक्शंस के लिए। एंड ये वो एग्जैक्ट चीज जहाँ पे कैल्शियम का इस्तेमाल किया जा रहा है मेटालर्जी में, जहाँ पे कार्बन रिड्यूस करने में नाकाम हो जाता है, कैल्शियम का सहारा लिया जाता है। हमने पीछे देखा था यूजेस में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। तो यहाँ पे स्लैग की फॉर्मेशन हो रही है, सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहा है कैल्शियम का ऑक्साइड फ्रॉम द ओर ऑफ आयरन, ये मेटलर्जी चैप्टर में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट फोरस के ऑक्साइड से निकाल रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बना रहा है। अब ये दोनों के दोनों ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ये यहाँ आपको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक में हम ये सारे देख लेंगे कि जो पी ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनमें से कितने एसिडिक, कितने बेसिक और कितने एम्फोटेरिक होते हैं, ये एग्जैक्टली एक टेबल के थ्रू हम लर्न करने वाले हैं, तो इसकी यहाँ पे चिंता नहीं करनी आपको। It is an important primary material for the manufacture of cement and it is the cheapest form of alkali. प्राइमरी मीन्स जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं सीमेंट की फॉर्मेशन, इट इज वन ऑफ देम। ये आगे आने भी वाला है। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है क्विक लाइम का CaO का सीमेंट में, ये भी आने वाला है, तो इसकी चिंता नहीं करनी आपको। इट इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली, ये जरूर याद रखना है आपको, ये फ्रेज इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर आप से एग्जाम में पूछे कोई सीधे कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली क्या है, तो सीधे आपके माइंड में कैल्शियम ऑक्साइड बनना चाहिए, क्विक लाइम एल्कली। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और बेस एल्कली बेस ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन इन तीनों में चीपेस्ट कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे याद रखिए कि इसमें क्योंकि एलिमेंट्स सबसे कम आ रहे हैं, दूसरे में हाइड्रोक्साइड बन रहा है और तीसरे में कार्बोनेट ज्यादा उसमें एलिमेंट्स हो जा रहे हैं, तो इसमें क्योंकि सबसे कम एलिमेंट्स में कैल्शियम और ऑक्सीजन है, इसलिए चीपेस्ट है ये। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, पहले कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल के कैल्शियम कार्बोनेट उससे बनाया जाएगा, फिर उसका कास्टिक सोडा से रिएक्शन करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम कार्बोनेट बना लिया जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में। इट इज एम्प्लॉयड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ। ये जो पहला इसका यूज है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, ये एक और कंपाउंड का यूज है जो इससे आगे हमारे वाला है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, इसका भी यूज होता है प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर्स में। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है, दोनों में कॉमन है, इसलिए आपको इनके नाम से इसको याद रखना होगा। इन दोनों में लाइम आ रहा है, क्विक और स्लेक्ड लाइम में। और लाइम बेसिकली एक फ्रूट होता है, सिट्रस के जैसा फ्रूट है, तो उसमें शुगर होगी ही, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि दोनों टाइप के लाइम, चाहे क्विक लाइम हो या स्लेक्ड लाइम हो, इनका इस्तेमाल प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में किया जा सकता है। लाइम से फ्रूट और फ्रूट से शुगर आपको याद रखना है। इसका एग्जैक्ट क्योंकि प्रोसीजर यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है, क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी कहीं भी नहीं, इसलिए हमको ऐसे ट्रिक से इसको याद रखना पड़ रहा है कि प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है CaO का या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके शुगर्स का। दूसरा डाई स्टफ की फॉर्मेशन में अब डाइज का इस्तेमाल कलर देने के किया जाता है किसी भी कंपाउंड को या फिर सरफेस को। एंड कलर ये जो वर्ड है इसमें COL, इसको CAL कैल्शियम आप मान सकते हैं, और इसके आगे आएगा O, तो कैल्शियम और O ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। एंड ये यूनिक फीचर है, डाई स्टफ में इस्तेमाल सिर्फ क्विक लाइम का किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसलिए इसको इससे याद किया जा सकता है। ऐसे ही आपको याद रखना है, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना ही कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों का ही इस्तेमाल डाई स्टफ में नहीं होता, सिर्फ ऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम is prepared by adding water to quick lime। हमने देखा था breaking the lump of lime, उसी को slaking of lime बोलते हैं, उसी से slaked lime बनेगा।
इट इज अ वाइट अमोर्फस पाउडर स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर। यही मैं आपको बता रहा था कि हाइड्रोक्साइड्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के स्पेरिंगली सोल्युबल होते हैं और हाईली सोल्युबल होते हैं एल्कली मेटल्स के। इसको आप ऐसे याद रखिए क्योंकि ये सस्पेंशन भी फॉर्म करता है वाटर में, जो कि एज इट इज पड़े रहते हैं, पार्टिकल्स घुलते नहीं है, डिजोल्व नहीं होते हैं, इसलिए स्पैरलिंग सोल्युबल एस से सस्पेंशन, इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। The aqueous solution is known as lime water and suspension of slaked lime in water is known as milk of lime. So these are two different things having the same formula, calcium hydroxide only. एक्वस वर्ड आ रहा है पहले में विच इज एसोसिएटेड विद वाटर, तो इसको लाइम वाटर बोलेंगे। एंड सेकंड में सस्पेंशन बन रहा है, एंड ये हम जानते हैं सरफेस केमिस्ट्री से कि सस्पेंशन होते हैं कोलोइड्स एंड मिल्क इज आल्सो ए कोलोइड। तो सस्पेंशन से मिल्क एसोसिएटेड है, ये उस चैप्टर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सस्पेंशन वुड बी मिल्क ऑफ लाइम। When CO2 is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. तो लाइम वाटर में मिलाया जाता है CO2, तब मिल्क बन जाता है, तो मिल्की हो जाता है बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज नॉट मिल्क ऑफ लाइम, इट इज लाइम वाटर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टर्न्स मिल्की। अगर मिल्क ऑफ लाइम होता तो ऑलरेडी मिल्की है ही, उसमें मिल्क है। अगर टर्न्स मिल्की बोल रहा है CO2 के एडिशन पे, तो ये लाइम वाटर ही होना चाहिए, बाद में मिल्की हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से। ऑफ कोर्स ऑक्साइड में डाल रहे थे CO2, तब भी कार्बोनेट बन रहा था। अगर हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो कार्बोनेट के साथ वाटर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि लाइम वाटर है ये। On passing excess of CO2, the precipitate dissolves to form calcium bicarbonate and dissolve बोल रहा है, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट का ये तो प्रेसिपिटेट ही होता है, जानते हैं सॉलिड फॉर्म में एग्जिट करता है कैल्शियम ऑक्साइड के जैसे। बाइकार्बोनेट डिसॉल्व कर जाता है यानी घुल जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। इट इज सॉल्युबल, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर जाता है एक्सेस ऑफ CO2 पास करने पर, ये हम जानते ही हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट है, उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरा कार्बोनेट मिला दिया तो बाई कार्बोनेट बन जाएगा। बाई कार्बोनेट्स आर सोल्युबल, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों के ही बाई कार्बोनेट सोल्युबल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि हमने पीछे देखा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट तो लेस सोल्युबल होता है, इसी का इस्तेमाल करते हैं सोल्युबल प्रोसेस में। जी हाँ, वो लेस सोल्युबल होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अमोनियम बाइकार्बोनेट, वहां पे कंपेयर किया जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सोल्युबल होगा, कौन सा कम होगा। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए वाटर में सोल्युबिलिटी की, तो सोल्युबल जरूर होते हैं। कंपैरेटिवली ज्यादा सोल्युबल है अमोनियम कार्बोनेट, उसका रीजन मैंने आपको वहां पे बता दिया था, लेकिन सोल्युबल जरूर होते हैं सारे, अप टू सम एक्सटेंट सारे ही बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको कि ये डिसॉल्व क्यों कर जाता है प्रेसिपिटेट। Milk of lime reacts with chlorine to form a hypochlorite, a constituents of bleaching powder। अब यहाँ पे मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों का फॉर्मूला भले सेम है, लेकिन कौन सा कहाँ रिएक्ट कर रहा है ये जरूर से ध्यान होना चाहिए आपको। इसको ऐसे याद रखो, मिल्क के एंडिंग में के आता है और क्लोरीन के स्टार्टिंग में जो CH आ रहा है, विच इज आल्सो साउंडिंग लाइक के क्लोरीन में, तो इट इज मिल्क ऑफ लाइम नॉट लाइम वाटर, जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का। इसमें दो कैल्शियम के कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक क्लोराइड एक हाइपोक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना होता है इन टर्म्स, तो इसे याद रखिए कि दो कंपाउंड्स होते हैं इसमें। इवन दो ये एक होता है हाइपोक्लोराइड, ये तो हम जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से भी। जो मेन पर्पज होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ऑक्सीडेशन की जाती है इसमें, साफ करने के लिए कपड़ों को, रिमूव करने के लिए स्टेन्स को, तो वो इसी का होता है फंक्शन है हाइपोक्लोराइड आयन का। OCl माइनस ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसी का होता है, तो ये तो हमें वहां से ही पता था। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड भी होता है इसके साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड these are in the preparation of mortar, a building material। तो बिल्डिंग मटेरियल है ये तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, बिल्डिंग के आगे मटेरियल लिखा हुआ है ना, मटेरियल वर्ड में मैटर आता है जो कि मोर्टार से मैच करता है। अब मिल्क ऑफ लाइम M से स्टार्ट होता है और मोर्टार भी M से, इससे याद रखिए कि आउट ऑफ ऑल दीज थ्री मिल्क ऑफ लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
जिसका इस्तेमाल मोर्टार के प्रिपरेशन में होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन वाइट वाश ड्यू टू इस डिसइंफेक्टेंट नेचर। अब वाइट वाश होती है फर्नीचर्स की जो लकड़ी के बने होते हैं। बेसिकली अगर हम बैट का एग्जांपल है जो क्रिकेट में आप यूज करते हैं, वो जब बनता है किसी लकड़ी से, आई थिंक यूकैलिप्टस ट्री की लकड़ी से बनता है वो, तो एज इट इज उस लकड़ी को यूज नहीं कर लिया जाता क्योंकि उस पर बहुत सारे माइक्रोब्स लगे होंगे नेचुरली ही जो उसको डिग्रेड कर देंगे। तो इसको उससे बचाने के लिए उसकी वाइट वाश की जाती है, यानी उसको जब वॉश किया जाता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो वो वाइट कलर हो जाता है उसका, इसलिए इसको वाइट वॉश बोलते हैं। वॉश करना जरूरी है उन माइक्रोब्स को हटाने के लिए, इससे शो होता है इसका डिसइंफेक्टेंट नेचर। तो आउट ऑफ ऑल जो 3 कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लिमस्टोन, क्विक लाइम एंड लाइम वाटर, डिसइंफेक्टेंट नेचर लाइम वाटर का होता है। ये भी एक यूनिक फीचर इसके साथ आपको याद रखना है। एंड सिर्फ यही है जो लाइम वाटर, इसमें वाटर इन्वॉल्व है ना, तो वॉशिंग में यही यूज होगा क्योंकि वाटर का इस्तेमाल तो सब्सटेंसेस को धोने में हम करते हैं। तो इससे वाइट वॉश से आपको लाइम वाटर याद रहेगा। एंड डिसइंफेक्टेंट इसका नेचर होता है, ये मैंने आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बता दिया, तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए ये। इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, तो एल्कली का इस्तेमाल होता है बेसिकली ग्लास बनाने में। ग्लासेस में एल्कली पाए जाते हैं, ये हाइड्रोजन चैप्टर से बहुत अच्छे से जानते हैं हम, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था हमने। तो ये भी क्योंकि एल्कली होता है एक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए ग्लास मेकिंग के इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन टैनिंग इंडस्ट्री, अब टैनिंग क्या होती है ये आप जानते होंगे, जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल क्लोथिंग वगैरह के लिए जिस इंडस्ट्री में किया जाता है उसको टैनिंग बोलते हैं। एंड बेसिकली यहाँ भी जो हमें स्किन मिलती है जानवरों की, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी तो कोई सब्सटेंस चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये इस्तेमाल होता है टैनिंग इंडस्ट्री में, डिसइंफेक्टेंट नेचर यहाँ पे काम आता है। वॉशिंग बेसिकली इससे ही होती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये तो हमने देख ही लिया। एंड प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइम से आपको फ्रूट याद आना चाहिए, उससे शुगर, तो प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर से क्विक और स्लेक्ट लाइम दोनों का इस्तेमाल होता है इस चीज में। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट दैट अकर्स इन नेचर इन सेवरल फॉर्म्स लाइक लिमस्टोन, चाक, मार्बल, ईटीसी। तो लिमस्टोन इज जस्ट वन ऑफ द फॉर्म्स इन विच कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स। इसके अलावा चाक और मार्बल भी होते हैं। मार्बल एक पत्थर होता है, आई थिंक इसको संगे मरमर बोलते हैं हिंदी में, जिससे ताजमहल बनाया गया था। तो डेफिनेटली स्टोन आ रहा है ना इसके पीछे, तो ये भी स्टोन है। और चाक भी की अपीयरेंस भी पत्थर जैसी ही होती है। तो ये दोनों एग्जांपल्स लिमस्टोन के ही हैं, उसके जैसे ही हैं, तो ये याद रखना आसान है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 थ्रू स्लेक्ड लाइम और बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड। तो पहला तो प्रोसीजर हम देख ही चुके हैं, स्लेक्ड लाइम से CO2 पास करना, इससे टर्न करता है मिल्की ये सॉल्यूशन। एंड ये स्लेक्ड लाइम की 2 फॉर्म होती है, मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम वाटर। लाइम वाटर से पास करते हैं बेसिकली, ये आपको याद होना चाहिए। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं। नीचे वाली रिएक्शन भी आसान है, सोडियम कार्बोनेट का एडिशन किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एनाइन एक्सचेंज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड। तो इट इज ऑल्सो सिंपल प्रोसेस, कोई कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आ रही मुझे इसमें। एक्सेस ऑफ CO2 शुड बी अवॉइडेड सिंस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। ये भी रिएक्शन हम देख चुके हैं, एक्सेस CO2 पास करने से क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ वाइट फ्लफी पाउडर। अब ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में जो आपको याद रखना चाहिए। फ्लफी अपीयरेंस CO2 की वजह से होती है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पीछे भी देख चुके हैं ये, जहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट का सेक्शन आया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हीट करने पे वो रिलीज होती है, इसलिए फ्लफी पाउडर होता है ये। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसको ऐसे याद रखो, इससे पहले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता था ना, वो स्पेरिंगली सोल्युबल था क्योंकि उसमें कम एलिमेंट्स सारे थे, इसमें और ज्यादा हो गए, कार्बोनेट हो गया, बड़ा हो गया एनायन, तो इसलिए बिल्कुल ही इनसॉल्युबल हो गया ये। व्हेन हीटेड टू 1200 केल्विन ये डिकम्पोज हो जाता है CaO और CO2 में। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो टेम्परेचर है 1200 केल्विन का,
इसका कैसे याद रखना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में मोनोमर बन जाता है जब इससे ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, यानी वो ब्रेक हो जाते हैं जो दो जुड़े हुए थे क्लोराइड्स। तो इससे याद रखिए ये भी कैल्शियम कार्बोनेट भी ब्रेक हो जाएगा अगर 1200 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट CO2। तो एल्कलाइन नेचर होता है इसका, ये तो हम जानते ही हैं। तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको। HCl का साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, एंड ये दोनों हम जानते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है, वैसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ भी बनेगा और कैल्शियम सल्फेट आयन से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना देगा। काफी सिंपल रिएक्शन है दोनों। यूजेस अब आगे दिए गए हैं। इट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। तो हीट करते हैं इसको जब क्विक लाइम तो बन ही जाता है, ये हम देख चुके हैं। एंड यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, यानी मार्बल इसी की फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। लिमस्टोन की ये बताने की कोशिश की जा रही है, तो स्टोन आ रहा है ना उसमें, मैं आपको बता चुका हूँ मार्बल एक पत्थर जैसा ही होता है। तो ये भी याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। Along with magnesium carbonate is used as a flux in the extraction of metal such as iron। तो ये हम मेटालर्जी चैप्टर में देखने वाले हैं कि फ्लक्स का वहां पे क्या यूज होता है। लिख ही दिया है वैसे यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन करने में काम आता है मेटल्स के जैसे कि आयरन। लेकिन एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है ये मेटालर्जी चैप्टर में देखा जाएगा, इसके लिए आपको ये अभी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। Specially precipitated CaCO3 is extensively used in the manufacture of high quality paper। अब यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रेसिपिटेटेड। ये जो पेपर है इसकी क्वालिटी कुछ होगी और जो मार्बल है इसमें कंसंट्रेशन कुछ और होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। दोनों में फर्क होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों के टेक्सचर में फर्क होता है। तो प्रेसिपिटेशन यानी कंसंट्रेशन इसकी अलग होगी इन दोनों में, इसलिए बोला गया है स्पेशली प्रेसिपिटेटेड, यानी कंसंट्रेशन कम वाला यूज होगा हाई क्वालिटी पेपर में। लेकिन हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट होता ही है, एंड प्रेसिपिटेट के साथ हमने लर्न किया था कि वो पेपर पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो पेपर वहां से आप याद रखिए प्रेसिपिटेट से एसोसिएटेड, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज किया जा सकता है हाई क्वालिटी पेपर बनाने में। इट इज ऑल्सो यूज एन एंटासिड। तो एल्कली तो भाई ये होता ही है, तो एंटी एसिड की तरह हम इसको यूज कर ही सकते हैं। ये हमने पीछे देखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज होता है एज एन एंटासिड इन मेडिसिन। तो इसको आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये मैंने आपको वहां भी बताया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल वॉशिंग में होता है, वाइट वॉश डिसइंफेक्टेंट के जैसे। इंसानों के लिए खाने पीने की चीज नहीं होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर इससे बनता है जिससे कपड़े धोते हैं। तो इसलिए जो ह्यूमंस के यूज में आने वाली चीज है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से नहीं बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट से एंटासिड की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इससे देखिए और सारी चीजें, टूथपेस्ट, च्युइंगम जो कि खाने की ही चीजें हैं, खाने की नहीं है सारी बेसिकली, मतलब हमारे यूज की हैं, हम इसको ह्यूमंस यूज कर सकते हैं ऑन आर स्किन एंड इन फॉर्म ऑफ इंजेस्टेबल आइटम्स इसको यूज कर सकते हैं। माइल्ड एब्रेसिव की तरह यूज करते हैं टूथपेस्ट में। अब्रेसिव वो चीज होती है जो दांतों पे प्लाक वगैरह लगा होता है उसको रिमूव करने के जो काम आता है। तो स्टोन होता है ना, इससे आप याद रख सकते हैं कि ये रिमूव करता है प्लाक को रगड़ के। माइल्ड एब्रेसिव ये होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तो भाई ये हार्म कर सकता है दांतों को, इसलिए माइल्ड की ही रिक्वायरमेंट है। आगे है एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंगम एंड फिलर इन कॉस्मेटिक्स। ये दोनों एग्जांपल एक साथ आपको लर्न करने हैं। ये ऊपर वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टूथपेस्ट में मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके ऊपर ही आता है मैग्नीशियम कैल्शियम के, तो इसलिए इन दोनों का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन एब्रेसिव की तरह कौन सा यूज होता है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लिमस्टोन होता है ना, स्टोन आ रहा है, तो ये अलग से ध्यान रखना है। ये दोनों ऐसे याद रखिए इस नाम से। करीना ये एक लड़की का नाम है जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो च्युइंगम खा रही है, च्युइंगम चबा रही है और उसने मेकअप लगाया हुआ है। कॉस्मेटिक्स मेकअप से आप याद रखेंगे, क्योंकि लड़कियां आजकल मेकअप लगाती ही हैं, खोज पाना मुश्किल है कोई लड़की बिना मेकअप के।
तो इमेजिन करना ये आसान होगा आपके लिए। च्युइंगम चबा रही है और मेकअप उसने लगाया हुआ है। करीना लड़की है, करीना से CA से आपको कैल्शियम याद आना चाहिए, और CAR ये फॉर्म करता है अगला हिस्सा कार्बोनेट का, तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद हो जाएगा नाम से। इन दोनों चीजों में यूज होता है। अब फिलर की तरह यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में, ये आप ऐसे याद रखिए, इट इज अ मेजर कंपोनेंट इन कॉस्मेटिक्स, जो कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन फिल करता है मेकअप का, ऐसे आप याद सकते हैं। फिलर का ये काम होता है मेकअप मिक्सचर में। एंड मेजर से भी इसको याद रखना आसान रहेगा, मेजर कंपोनेंट, बिकॉज मेजर में 5 अल्फाबेट्स आते हैं, फिलर में भी 5 ही आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लिमस्टोन यू कैन से। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट। ये आई थिंक लास्ट एक कंपाउंड है कैल्शियम का, आगे तो एक मिक्सचर आएगा सीमेंट बस। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज अ हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट obtained by heating gypsum at 293 केल्विन, एक्चुअली 393 केल्विन। इसको 100 से ऊपर हीट करना पड़ता है, क्योंकि तभी इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होंगे वेपर्स की फॉर्म में। तो जिप्सम के अंदर ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिप और सम। इसे आप याद सकते हैं, इसमें जो सम है आयंस का, इसमें 2 ही आयंस है ना, Ca2+ और SO4 2-, तो इसमें जो सम है आयंस का वही नंबर है इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। इस वर्ड से आप ऐसे याद सकते हैं, यानी 2 ही होगा इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जिप्सम का याद किया आपने। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, हेमी हाइड्रेट होता है, ये कैसे याद रखें। तो इतना तो आपको पता ही है ना कि जिप्सम को हीट करके हमें POP ऑब्टेन्ड होता है, यानी 2 से तो कम ही होंगे इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रिमूव हो जाएंगे हीट करने पे। अब 2 से कितने कम होंगे, यही असली खेल है। इसके नाम से ये क्लियर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में 3 अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, POP, तो 3 आपको रिमूव कर रहे होंगे, लेकिन कैल्शियम सल्फेट में 2 आ रहे हैं जो जिप्सम है, तो 2 से 300 रिमूव नहीं कर सकते ना, माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया जिप्सम को, और अब इसमें से POP के 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दिए, तो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ आपको 1 वाटर एसोसिएट दिखा मिलेगा, तो 1 के साथ होगा आधा। तो ऐसे आप याद सकते हैं कि ये हेमी हाइड्रेट होता है POP। अबो 393 केल्विन, ये 120 डिग्री सेल्सियस होता है एग्जैक्टली। कितना 120 होता है ये आपको याद रखना, अबो 100 होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इज फॉर्म्ड। दिस इज नोन एज डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो ये नाम याद रखना आसान है कि एनहाइड्रस CaSO4 को क्या बोलते हैं। बर्न्ट वो होगा ना भाई जिसमें आग लगा दी गई है और उसका सारा वाटर उड़ा दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिख रहा आपको CaSO4 में, इसलिए इसको डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। इट हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर। अब हम जानते हैं कि इससे जबरदस्ती जिप्सम से वाटर रिमूव किया जा रहा है, हम हीट करके हमने ऐसा करा, तो ये दोबारा वाटर को लेना चाहेगा ना, तो इसलिए रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है इसके वाटर के साथ सेट करने की। एंड सल्फेट की ही प्रॉपर्टी ये होती है, ये आप सीधे याद रखना चाहें तो ऐसे याद सकते हैं, S से सेटिंग और S से सल्फेट। वाटर के साथ सेटिंग की एबिलिटी सल्फेट की ही होती है, कैल्शियम की, बाकी दूसरे कंपाउंड्स की नहीं। ऑन मिक्सिंग विद एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इट फॉर्म्स अ प्लास्टिक मास दैट गेट्स इनटू अ हार्ड सॉलिड इन 5 to 15 मिनट्स। अब ये अमाउंट ऑफ टाइम भी आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से 3 अल्फाबेट से मिलके बना होता है POP, तो 5 दिए 15, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 को, तो 5 to 15 मिनट्स, ये ऐसे ध्यान रखा जा सकता है। एंड प्लास्टिक मास तो ये फॉर्म करेगा, इसके नाम से बता रहा है, प्लास्टर से